अभी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेंट को लेकर मार्केट में बहुत कंफ्यूजन चल रहा है कि जीएसटी किसको देना है, किस प्रॉपर्टी पर देना है, रेसिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है, बहुत कंफ्यूजन है। चलिए आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, इसको डिकोड करते हैं। लेकिन इसे करने से पहले हम समझते हैं अभी तक जो कि 18 जुलाई को जो नोटिफिकेशन आया था, एक नया नोटिफिकेशन है, लेकिन उससे पहले क्या ट्रीटमेंट होता था वो समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमें समझ में आएगा कि अब की क्या सिचुएशन है। ब्रॉडली हम प्रॉपर्टी को दो वे में क्लासिफाई कर सकते हैं, पहली कमर्शियल एंड दूसरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो पहले बात कर लेते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की। कमर्शियल प्रॉपर्टी में दो केस हो सकते हैं। पहला केस लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है जीएसटी में, दूसरा केस लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में। अगर लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो आपको इनवॉइस में जीएसटी लगा के देगा और आपको वो पे करना होगा, और अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई जीएसटी नहीं। अब क्वेश्चन आएगा कि प्रॉपर्टी का ओनर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब कराएगा। देखिए वैसे तो वो वॉलंटरी भी करा सकता है, वो जब मर्जी करा सकता है। मान लीजिए वो एक ही प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहा है जिसमें उसको 1 लाख रुपए पर मंथ आता है या कितना भी आता है, वो जब मर्जी वॉलंटरीली ले सकता है। लेकिन एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी उसको लेना पड़ेगा कंपल्सरीली अगर उसकी जो टोटल रेंट वो रिसीव करता है पूरे साल में वो 20 लाख से ज्यादा हो जाता है। ये जो मैं आपको 20 लाख की लिमिट बता रहा हूँ ये हमारे कुछ स्टेट्स में 10 लाख की लिमिट है, जैसे कि हमारे नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स लाइक मिजोरम, मणिपुर एंड मेघालय। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है जो कमर्शियल का जो हमने डिस्कस किया है इसमें फर्क नहीं पड़ता कि टेनेंट जो किराएदार है वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में नहीं है, यहाँ पर फर्क पड़ता है ओनर से, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया है। तो अब बात कर लेते हैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट जो कि अभी से पहले हुआ करता था। अभी से पहले क्या होता था कि जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होती थी उसके केस में अगर हम रेंट की बात करें तो वो एग्जेम्प्ट होता था, वहां पर कोई जीएसटी नहीं लगता था। लेकिन इस बार ये जो नोटिफिकेशन आया 18 जुलाई को उसमें थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। आइए अब समझते हैं जो चेंज हुआ है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में। बेसिकली जो अभी तक रेंटिंग फुल्ली एग्जेम्प्ट थी उसे थोड़ा सा टैक्सेबल कर दिया गया है, लेकिन टैक्सेबल किस तरीके से किया गया है वो समझ लेते हैं। इसे समझने के लिए हम दो सिनेरियो लेते हैं कि जो टेनेंट है वो रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी और दूसरा सिनेरियो वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो पहले हम दूसरे की बात कर लेते हैं। अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो अब भी कुछ नहीं बदला है, कोई जीएसटी नहीं देना है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। ओके, अगर हम पहले सिनेरियो की बात करें जहां पर टेनेंट रजिस्टर्ड है अंडर द जीएसटी एक्ट, वहां पर फिर से हमने दो कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन, क्या वो रेंटेड प्रॉपर्टी बिजनेस पर्पस से यूज हो रही है। दूसरी कंडीशन, क्या वो प्रॉपर्टी पर्सनल यूज में हो रही है जैसे कि हम लोग यूज करते हैं रहने के लिए। तो हम इन दोनों सिनेरियो में वन बाय वन बात कर लेते हैं। पहले सिनेरियो में जहां पर वो प्रॉपर्टी बिजनेस पर्पस से यूज हो रही है यहां पर टैक्स लगेगा। दिस इज द न्यू थिंग, ये नई चीज। रिसिपिएंट जो रेंट पर रह रहा है मींस टेनेंट, अगर वो उस प्रॉपर्टी को एज ए बिजनेस पर्पस यूज कर रहा है तो उसको टैक्स लगेगा और उसे आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे केस में जहां पर बात आ रही है कि वो एज ए पर्सनल यूज कर रहा है, वो अपने रहने के लिए यूज कर रहा है, तो उस केस में कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसमें बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं लोग कि जो सेकंड सिनेरियो है जहां पर वो अपना एक पर्सनल पर्पस से यूज कर रहा है जिसका बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, वहां पर भले ही चाहे वो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो, जो टेनेंट है वो रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो, वहां पर कोई इंप्लीकेशन नहीं है, वो आज भी एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट ही रहेगा। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी और इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।